नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए आर ओ ए आर ओ के जो PYQ है उसकी चर्चा लेकर आए हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी वाले सेगमेंट को देख लिया है। साइंस में भी दोस्तों अब तक आपके 2 क्लास यानी फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। आज आपका टॉपिक है रसायन विज्ञान। ठीक है, हम देखेंगे कि जो केमिस्ट्री से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं वो कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, PYQ का रोल बहुत ही अहम होता है। यानी PYQ अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इससे पता चल जाता है एग्जाम में कैसे प्रश्न बन रहे हैं और आपकी तैयारी और सरल हो जाती है। क्यों? क्योंकि PYQ जो होता है किसी भी एग्जाम के लिए मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक मतलब ये हो गया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लिमिटेड सोर्सेज क्या कंप्लीट करना है, इसके बारे में पता चल देता है। वास्तव में होता क्या है, हम लोग तैयारी करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना छोड़ें, क्या पढ़ें। इस चीज के बारे में तरीके जानकारी नहीं होती और इसमें इसी जिस क्या होता है कि मार्केट में जितने भी मैटर उपलब्ध है उन सबके चक्कर में पढ़ के अपना समय बर्बाद करते हैं और एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे जो टॉपिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम क्या काम करें, आपको आर PYQ चर्चा करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग साथ में दोस्तों घटना चक्र, क्योंकि आपको पता है घटना चक्र से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। घटना चक्र क्या है? घटना चक्र भी एक PYQ का संकलन है। ठीक है, वहां से भी आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आपको इन दोनों को ध्यान में देखकर अपनी तैयारी भी करना है। और आप अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, इसका PDF जो है दोस्तों, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाके इसको फ्री कास्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई नहीं। साथ ही दोस्तों, इसकी जो GS तो मैं करा रहा हूँ, हिंदी आपकी काव्या मैम करा रही है। ठीक है, वहाँ पे अभी तक अनेक शब्दों के एक साथ कंप्लीट हो चुका है, तत्सम तद्भव शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो सेशन से। देखिएगा कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम बने हैं, इसमें देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। इसका क्या मतलब है? जैसे होता क्या है कि जैसे एक होता है कि आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। आइसोटोप का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, और चूंकि आपको पता है प्रोटॉन पे आधार पे क्या होते हैं, परमाणु संख्या निर्धारित की जाती है। यानी जिनके परमाणु संख्या क्या हो, जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक, जिनकी क्या हो, परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, क्या हो, परमाणु संख्या समान हो, फिर तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जैसे जैसे किसी तत्व के भिन्न समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होने के कारण उनके नाभिक प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका एक हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा है ड्यूटेरियम होता है, तीसरा हो ट्राइटियम होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो देखिए आइसोबार है, ये क्या है? आइसोबार है। ठीक है, और एक होता है आइसोबार। आइसोबार जिसे जो कहते हैं समदाबिक जो कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार का मतलब ये होता है, इसको समझा दे रहे हैं, जिसमें क्या होता है, परमाणु भार समान होता है। क्या होता है? परमाणु भार समान होता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, समान होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनके कारण के द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जब इसको हम अलग से क्लास लेंगे उसमें आप देखिएगा किस प्रकार से आइसोबार, आइसोटोप और आइसोन्यूट्रॉनिक की जो संख्याएं होती किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, फिर कह रहा समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु। क्या होता है इसमें, आप बताइए। कि जिसमें समस्थानिक के जस्ट हम लोग देखा, जिसके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, परमाणु भार भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास सबसे कम यानी 0.02 मिलीमीटर होता है? क्या होता, किसका होता है दोस्तों? मृत्तिका। ये क्ले के जो होता है, इसका जो ClAy होता है, क्ले के जो क्या होता है, व्यास होता है सबसे कम होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका इसलिए कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि जिस जिस मिट्टी का
कण एकदम पतला होगा, उसमें जो केशिका की क्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा केशिका की क्रिया। केशिका की क्रिया का मतलब ये होता है, इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इसी कारण क्या हो, जितने महीन कण होते हैं उसमें नमी अधिक होती है। ठीक है, इसलिए जो क्ले होता है, जो इसका निर्माण क्या होता है, क्ले जो होता है इसकी व्यास क्या होता है 0.02 होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो सिल्ट आता है, आपको सिल्ट आता है, बालू आएगा, दो मोटी बालू आएगा, ऐसे ही क्रम आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा, जबकि गाद का व्यास 0.02 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य होता है। ठीक है, महीन बालू और या रेत के व्यास 0.06 मिलीमीटर होता है, जबकि से दो इसका जो होता है 0.06 से रेत का 2 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित किसमें होती है? जो नाभिक होता है दोस्तों, इसका जो आकार होता है ये होता है 1 × 10⁻15 मीटर मीटर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया खनिज धातुएं और अयस्क के बारे में पूछा गया है, क्योंकि आपके जब प्रश्न बनता है साइंस में, ज्यादातर बनता है बायोलॉजी से, बायो से, उसके बाद फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। रेशियो इसका लगभग ऐसे रहता है, इसलिए केमिस्ट्री से नंबर ऑफ प्रश्न की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, चलते हैं। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किसकी होती है दोस्तों विद्युत चालकता? चांदी की। चांदी जो होता है सबसे ज्यादा विद्युत चालक होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका एल्युमिनियम, उसके बाद कापर, उसके बाद कापर, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न है, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का अयस्क होता है दोस्तों? जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम जो निर्माण होता है इसके लिए बॉक्साइट का अयस्क प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। बॉक्साइट Al2O3S2O एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, जो एल्युमिनियम के जलायोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रधानतया गिब्साइट, बॉक्साइट, डायस्पोर सम्मिलित रूप से होता है, यानी इसमें इतने अयस्क होते हैं जो इसके रूप में काम करते हैं। ठीक है, जहां से हम आपका एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थान पर इसे पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, बॉक्साइट पड़ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, कहां से प्राप्त किया जाए, बॉक्साइट। कहां से प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है देखिएगा, जस्ट ऊपर के यूरेनियम कहां से प्राप्त किया जाए, इसका पिचब्लैंड है, कार्बन का ग्रेफाइड है, और एल्युमिनियम का बॉक्साइड है, जबकि चांदी का अर्जेंटाइड है। ये बार बार एक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हीरा क्या है दोस्तों? हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। किसका है? कार्बन का। ठीक है, संगमरमर किसका है? कैल्शियम का है। ठीक है, बालू कण किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। और माणिक्य जो होता है एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, ये आपका सुमेलित हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा। हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर है, जो कार्बन का एक परमाणु है, जबकि चतुष्फलकी संरचना, जो कार्बन की जो चतुष्फलकी संरचना होती है उससे क्या होता है, हीरा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न आ गया कि कौन सा किससे मिलकर बना है, सुमेलित करना है। एल्युमिनियम किससे बना है दोस्तों? बॉक्साइट से बना है। ठीक, एल्युमिनियम क्या है आपका? बॉक्साइट बना है। कॉपर जो होता है आपका क्यूप्राइट से बना होता है। किससे? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट कहाँ पे है? क्यूप्राइट चूंकि ऑप्शन में कहाँ पे बताइएगा, कॉपर। कॉपर किससे? क्यूप्राइट से बना होता है। जो मरकरी होती है वो किससे? सिनेबार से बनी होती है। और जिंक जो होता है आपका, ये कैलेमाइन, जिंक जो होता है कैलेमाइंस, जिंक कैलेमाइन से बना होता है। आयरन हेमेटाइट से बना होता है। आयरन किससे बना? हेमेटाइट से बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। इसको सुमेलित करेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, क्यूपराइट, पारा, सिनेबार और जिंक कैलेमाइन, जबकि आयरन हेमेटाइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। फिर से आपको सुमेलित करने के, चूंकि ऐसे प्रश्न बार बार आपको एग्जाम बनते रहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, अभी हम लोगों ने देखा जो माणिक्य होता है ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जो रेत होता है ये सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन से होते हैं। संगमरमर कैल्शियम का होता है। और हीरा किससे? कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा फिर से वही, हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिका और माणिक आपका एल्युमिनियम से बना होता है। ठीक, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? क्या है दोस्तों? हीरा। हीरा जो है पृथ्वी में सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा है। ठीक है, यह कार्बन का एक अपरूपक है जो एक धातु या अधातु के अधातु है। जो क्या है? एक अधातु। ध्यान देना है, हीरा धातु नहीं होता, वो कार्बन का रूप होता है। ब्यूटाइट्स, बोरान, नाइट्राइट संरचना के हीरे से मिलता है। ठीक है, झुलरत्व ऐसा माना जाता है कि हीरे की तुलना में अधिक कठोर है। क्या है? हीरे की तुलना में क्या है? अधिक कठोर है, या हीरा की तुलना में 80% अधिक तनाव सहन कर सकता है। कौन सा? यह है। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि प्राकृतिक रूप से अत्यंत अल्प मात्रा में अस्तित्व में है। ठीक है, वुडचाइट, बोरान, नाइट्रेट की कठोरता के गुणों को प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जा चुका है। यानी कुछ एक नए तत्व की खोज हो चुकी है जिसमें ये कहा जाता है ये हीरा से ज्यादा कठोर है। खैर, ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे आपके सामने क्या है, हीरा ही आपके यहाँ सबसे कठोर है। जल क्या जल से हल्का होता है? बताइए। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। सोडियम, सोडियम जो होता है दोस्तों जल से भी हल्का होता है। ठीक है, क्या है? सोडियम का घनत्व जो है 0.97 होता है, जो हल्के जल से हल्का होता है। ठीक, इसलिए जल में क्या है? तैरता रहता है। ये हल्का है तभी तैरेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे लौह धातु के क्षयकरण की आवश्यक होता है? क्या होती है? लोहा जब जिसे जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मूर्छा लगना, जंग जंग जिसे कहते हैं, जंग आपने सुना होगा, जो लाल रंग की परत चढ़ जाती है, उसका बड़ी वजह होता है ऑक्सीजन और नमी। जब ऑक्सीजन और नमी होती है तभी क्या करता है लोहा, ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से उसमें क्या लगती है? जंग लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहे की जंग लगना होता है किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, आगे करिए। ऐसे में कुछ कह रहा है, कथनों पर परीक्षण करें। क्या करें? पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्रित धातु है। ठीक, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण नहीं, जो मैग्नेटाइट है ये लोहे का है। किसने? लोहे का अक्ष है। किसका? लोहे का, ना कि एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम क्या होता है? बॉक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है पारद सम्मिश्रित पदार्थ है जिनमें से पारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन आपको दे रहा है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी पोटेशियम नाइट्रेट के प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन होता है। आपको दोस्तों ये भी आपको क्या है? गलत है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कथन में 1 और 3 सही जबकि 2 और 4 गलत है। क्योंकि मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन का अक्ष है, जो कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, आगे चलते हैं। इन स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील दोस्तों इसका मतलब कि जो हम लोग स्टील यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है। मिश्र धातु जिसमें लोहे के साथ साथ कौन कौन सा मिलाया जाता है दोस्तों? उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, निकिल मिलाया जाता है, कई तत्व मिलाए जाते हैं। ऑप्शन निकिल तो नहीं है, लेकिन क्रोमियम इसमें ध्यान दीजिए, क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? बताइए कौन सा अपरूप नहीं? हीरा भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, फ्लोरीन भी कार्बन होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सो जो कार्बन होते हैं ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी सब क्या है? केवल ये क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त बना हुआ कोई पदार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चयन कीजिए। क्या है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं होता। अच्छा, हीरा, तांबा और लोहे से कठोर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन होता है। नहीं दोस्तों, वो घटन ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि 78% क्या है आपका? नाइट्रोजन है। यानी तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा तीसरा जहां काट दीजिए, ये ऑप्शन अपने आप कट गया। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती नहीं। वनस्पति घी में दोस्तों आपका जो प्रयोग होता है वो हाइड्रोजन और निकल का प्रयोग होता है, न कि इसका। ठीक है, वहां निकिल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है जब इसका। यानी ऑप्शन चौथा भी आपका गलत है। क्या सही? 1 और 4। देखिए कि एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल की अस्थायी कठोरता हो जाती है। ठीक है, इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, अतः यह उपयोग योग्य नहीं हो रहता है। हीरे सबसे कठोर होता है, यह द्रव में नहीं घुलता
और इससे अम्ल, क्षार इत्यादि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे क्या है, गैसों का मिश्रण में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, और जबकि वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन का नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। ठीक है, और ध्यान देना, हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, और निकल जो होता है, निकल जो होती है, निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आपसे पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसके उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या आंसर होगा, निकल। ठीक है, आगे क्या है, लेड पेंसिल किसका होता है दोस्तों, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट ऑप्शन में होगा तो मार दीजिएगा, क्या है, ग्रेफाइट। लेड किससे बना होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, हीरा, दोनों ही कार्बन के अपरूप है। हीरा सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, मुलायम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, किसका किया जाता है, आप बताइएगा। डाई सल्फेट, काला सल्फेट, लाल फास्फोरस। इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका, लाल फास्फोरस का। आपने देखा लाल रंग का होता है ना ऊपर, इसीलिए। देखते हैं क्या है, दिया सलाई माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निरापद दिया सलाई बनाने में चीड़ या लकड़ी के दिया सलाई के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड और एंटीमन सल्फाइड गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। जो ऊपर जो आप देखे होंगे, इसे माचिस से मान लीजिए, ये ऊपर जो लगाया जाता है, इसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है, रगड़ने वाली सतह पर डिब्बी पर लाल फास्फेट, जैसे जो डिब्बी होती है, मान लीजिए डिब्बी है, डिब्बी जहां पर रगड़ते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है, क्या कहते हैं, लाल फास्फेट लगा होता है, जो एंटीमनी सल्फाइड और कांच के चूर्ण से गोंद मिश्रण करके लगाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ क्या होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस ठोस जो सीओटी होती है, वो क्या है, आपका सूखी बर्फ होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आप लोग जो शादियां देखते हैं, शादियों में जो धुआं उड़ाया जाता है, धुएं में क्या होता है, आपका CO2 होता है, CO2 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, सूक्ष्म बर्फ क्या होती है दोस्तों, मैंने कहा CO2। CO2 जो धुआं वगैरह उठाया जाता है। ठीक है, भार की अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, हाइड्रोजन जो प्रतिशत होता है 11.111% होता है। कितना होता है, 11.111%। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है N2O। N2O का प्रयोग आपको इसी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुयान में टायरों में भरने के लिए निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, उसमें या फिर हम हीलियम प्रयोग कर सकते हैं या फिर नाइट्रोजन। तो क्या होता है, नाइट्रोजन। किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या अलग है और विस्फोटक कम होता है। ठीक है, इसीलिए। क्यों, रीजन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ब्लर है, मैनेज करिएगा। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वायुयान टायरों का दबाव एक तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान उतरते और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है। नाइट्रोजन गैस दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो होते हैं नाइट्रोजन। क्योंकि होता क्या है, ये जहां ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, वो अक्सर दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहां नमी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहां नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता हो, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने देखा होगा, अपने घटपड़री वगैरह जो पौधे होते हैं, इसके एग्जाम्पल है, वो क्या करते हैं, अपने पत्तियों में कीटों को जकड़ लेते हैं, जब वो मर जाते हैं उनका नाइट्रोजन ले लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कीट बच्छी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए पौधे कीटों को मारकर उसके शरीर में नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। कीट बच्छी पौधे लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर, मेघालय जैसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा दोस्तों, सोडियम होता है। NaCl जो होता है, जिसे हम नमक कहते हैं, वो समुद्र में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, NaCl या सोडियम को साधारण नमक कहा जाता है, और समुद्री जल में इसकी मात्रा क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही घुलनशील है, लगभग 75% होती है। ठीक है, समुद्र जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो मानव को उपभोग के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर में
ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, आप बताइए कौन सा होता है। इसमें दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaCO Cl। ठीक है, यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। ठीक है, यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंग या दाग धब्बे को हटाता है। आपने पढ़ा होगा इसमें अक्सर वॉशिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सामने कुछ ऑप्शन दे हैं और सुमेलित करने के हैं। ठीक है, इसमें आपको यह बताना है कौन सा किसमें सुमेलित है। पहला ऑप्शन है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी जस्ट हम लोग देखें क्या है दोस्तों उसका ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और जो बेकिंग सोडा है तो दोस्तों बेकिंग सोडा इसे कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा कौन सा होता है दोस्तों? वॉशिंग सोडा जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है दोस्तों आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें सुमेलित है। ठीक, आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, और वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे प्रश्न है आपके सामने कि जो फोटोग्राफी में स्थिर करने के प्रयुक्त होने वाले के लिए रसायन क्या नाम है उसका? सोडियम, मतलब जो फोटोग्राफी होती थी उसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता था? इसमें दोस्तों जो यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। ये बार बार आपके एग्जाम पूछा, मुझे लगता है सैकड़ों बार पूछा गया ये प्रश्न है आपके एग्जाम में। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट एक रसायन प्रयोगिक है जो फोटोग्राफी में निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्करण में भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कि निम्नलिखित में से किस एक लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन क्या है आपके सामने? सोडियम युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक या संसाधित नमक। इसमें देखिएगा दोस्तों, ये जो चारों नमक दिए गए हैं लगभग सभी क्या हैं, हम लोग डेली प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? देखिएगा क्या है। सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण को विचार किया जाए तो समुद्री नमक जो सी साल्ट होता है, खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक डाइनिंग के रूप में प्रयुक्त किए जाने इसलिए असुविधाजनक हो सकता है। ठीक है, इसके दाने बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब इसका अगर देखा जाए अंग्रेजी वर्जन देखेंगे इसका आंसर भी होगा, अगर हिंदी वर्जन देखा जाए तो इसमें सभी क्या उसके ऑप्शन सही होंगे, यानी कोई भी इसमें ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है? अब बताइए कौन सा होता है दोस्तों? इसमें होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ये कांच का गहरा हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कार्बनिक रसायन से संबंधित है। पूछा है सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूलभूत तत्व क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, गंधक है या कार्बन? दोस्तों इसमें कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक, क्या होता है? कार्बन। सभी जैव के लिए क्या होता है? कार्बन अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? बताइए कौन सा करता है? इसमें होता है इथेफान। इथेफान जो होता है दोस्तों सबके लिए पकाने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, फल पकाने में क्या है? इथेफान रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? फिर से आपके हो गया ऑप्शन, इसमें ध्यान दिया जाएगा, इससे एथिलीन होता है। जो एथिलीन होता है दोस्तों इसको इसमें डुबो के जब रख दिया जाता है तो क्या होता है? कार्बाइड गैस एथिलीन, जब कार्बाइड को कैल्शियम कार्बाइड को जब जल सक्रिय कराया जाता है तब इसका उत्पत्ति होती है। ठीक है, और यह फलों के पकाने में गैसीय रूप से काम करता है। अक्सर कुछ जो होते हैं पौधे वौधे होते हैं उसको में गैस के रूप में पाया जाता है, इसलिए कभी कभी इसका नाम गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? ऑप्शन है फ्लोरोफ्लोरिस, फ्लोरो युक्त कार्बन यौगिक, सूक्ष्म सूक्ष्म बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत को पाए जाने वाला प्रोटीन है। फिर कह रहा है मस्टर्ड गैस रासायनिक यूनिट में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। पहला आपको दोस्तों फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स जो होता है यह फ्लोरीन जो होता है दोस्तों, ये आपका जो है कार्बन परिवार का प्रूफ है। ठीक है, किसका? फ्लोरीन जो कार्बन कार्बन का जो होता है, कार्बन का ही प्रूफ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा, सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। केरोटीन ये मानव त्वचा पर बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन है। ठीक, आगे क्या है? जिसमें नाखून वगैरह होते हैं, इसमें पाया जाता है। ठीक है, मस्टर्ड गैस क्या होता है? इस शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त फेफड़े में, डीएनए में कोशिकाओं सर्वाधिक प्रभावित होता है। आगे क्या? फ्लोरीन्स यह कार्बन परिवार का प्रूफ है जिसमें पूर्ण चूर्ण या कार्बन के अणु के संगठित रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ध्यान देना, ये फ्लोरीन जो है, नाम आपको फ्लोरीन ले सकता है, आपको फ्लोरीन कंफ्यूज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। किससे संबंधित होता है? कार्बन का ही प्रूफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सामने है प्रश्न, आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? दोस्तों ये ग्लिसरॉल का प्रयोग, जैसे टीएनजी होता है, टीएनटी होता है, जितने भी ग्लिसरीन नामक आपके विस्फोटक होते हैं, सब में क्या करता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो शांत नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन, भारी, तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नोबल गैस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। और इसे डायनामाइट भी कहते हैं। जो डायनामाइट का आपने कहानी सुना होगा, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से प्रकृति रूप से बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, रेशम या फिर नायलॉन। अब बताइए कौन सा प्राकृतिक रूप से बहुलक नहीं? ध्यान देना है दोस्तों, आपका ये नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रूप से बहुलक नहीं, बाकी सब क्या प्राकृतिक रूप से क्या है? बहुलक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा दोस्तों? पॉलीइमाइड। कौन सा होता है? पॉलीइमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन डेक्रान बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है ये आइसोप्रीन कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी आपका तीनों ऑप्शन क्या है आपके सही? चौथा ऑप्शन जहां ही आपका गलत है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, देख लीजिए क्या है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का ना, जो प्राकृतिक रबर होता है उसे आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, जो वृक्ष से लैक्टस के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर भी कहा जाता है। संश्लेषित रबर पॉलीस्टीरीन, ड्यूप्रीन और नियोप्रीन रबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीथिलीन टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक के रूप का उदाहरण है। और पॉलीथिलीन जो है पॉलीएथिलीन का बहुलक है। जो पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं, किसका बहुलक है? पॉलीथीन का बहुलक है। ठीक है, आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? अब बताइए कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? अब बताइए, सेलुलोज भी है, प्रोटीन भी है, स्टार्च भी है, लेकिन आपको जो पीवीसी जिसे हम लगभग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, ये क्या है आपका? इसे प्लास्टिक कहा जाता है और इसे बहुलक नहीं, मतलब इसे क्या कहते हैं? ये किण्वीकरण नहीं हो सकता, जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता, यानी इसे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसे जीवाणु वगैरह नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैव निम्नीकृत बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृत एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक है। ठीक है, बाकी पीवीसी नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आप बताइएगा। फोटोग्राफी में दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक, आगे चलिएगा। ऑक्जेलिक एसिड फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। जो फार्मेलिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है सिरका और में पाया जाता है। सिरका वगैरह में क्या है? इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला क्या है आपके सामने? निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है?
आप बताइए कि इसमें कौन सा विस्फोटक नहीं? ये टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटाइलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, क्या है, साइक्लोट्राइमेथिलीन, और क्या है, नाइट्रस, जिससे हम आरडीएक्स कहते हैं। आरडीएक्स आपने सुना, ये विस्फोटक बहुत अच्छा विस्फोटक होता है। आगे से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपका विस्फोटक नहीं है, बाकी सब के आपके विस्फोटक है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? कीटनाशक, सूक्ष्म जीवों जो होते हैं उनको कीटनाशक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। अब बताइएगा, इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मीथेन होता है, ध्यान देना है। जो बायोगैस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिएगा। इसका प्रतिशत एक बार देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ को जैविक विखंडन से उत्पन्न बायोगैस कहलाती है। यानी कभी कभी होता है, मतलब जो बायोगैस होता है कैसे बनता है? वहां जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके, या जो फिर जीवाणु होते हैं क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या होता है? आपका बायोगैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः संगठक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन कौन सा होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड के नमी और सिक्लेंस उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें कौन से दोस्तों होता है? इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? किण्वन। किण्वन के माध्यम से जो होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके जो कार्बनिक अणु होते हैं उसको विखंडों में तोड़ते हैं, जिससे हाइड्रोजन, कार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सब मुक्त होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, CH4 की आपकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः कौन सी होती है दोस्तों? इसमें ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी? ब्यूटेन होती है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं मेथेन के रूप में, बट इसमें कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, एलपीजी के रिसाव पहचान के लिए उसमें कुछ गंधक युक्त पदार्थ मार्केप्टेन आदि मिला रहता है। जैसे होता है कि जिस समय जब पता चलता है कि हाँ हमारी एलपीजी खुली है, उसका क्या वजह होती है? मार्केप्टेन। ये आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न है एग्जामों में। देखिए, विभिन्न एग्जाम पूछे गए प्रश्न है। आगे देखिएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसमें जो रसायन होता है सोडियम बेंजोएट होता है। क्या? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा संरक्षण होता है। क्या है? सोडियम बेंजोएट एक रासायनिक सूत्र Na CH4S5O2 है। इसका व्यापक रूप से प्रयोग खाद्य परीक्षण का मतलब ये हो गया, कुछ आपने देखा होगा जो मिनरल मतलब जो खाते हैं, जो पैकेट बंद होते हैं उसमें, ताकि लंबे समय तक खाना आपका ना खराब हो, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? खाद्य पदार्थ में परिरक्षण के लिए प्रयोग लाया जाने वाला क्या भी जस्ट सोडियम बेंजोएट। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। क्या है? आलू के चिप्स प्लास्टिक में थैले में संकुचित किए जाते हैं। बताइए कि जो जैसे जो प्लास्टिक चिप्स वगैरह आप खाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ध्यान देना है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। पैकेट आप लेकिन बहुत फूला रहता है ना, वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है? प्लास्टिक खराब भी नहीं होता चीजें। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते। अगर ऑक्सीजन होता तो अन्य जो बैक्टीरिया होते हैं पनपने लगते और चीजें आपकी खराब हो सकती थी। ठीक, आगे चलते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के चिप्स प्लास्टिक के थैले और नाइट्रोजन वातावरण में संकुचित किए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है? लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित कौन सा होता है? दोस्तों, यूजेनाल होता है। कौन सा? यूजेनाल। ये लौंग में प्रयोग होने वाला है। ठीक है, और इसे दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। किसके? दर्द निवारक के रूप में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर चर्चा करें बस इसी हिसाब से, ताकि आप चीजें को आप देख सकें आखिर किस हिसाब से प्रश्न आपके एग्जाम में बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। एसीटोन का प्रयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग, यहाँ अग्निशामक है, यहाँ नाखून पालिश है। ठीक है, और अगले इधर जाइएगा, क्या दे रखा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया द्रव।
आपको पता होगा, अगर बचपन कभी चोट लगा होगा तो होता क्या था, जो डॉक्टर जो हाइड्रोजन 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 डाल रहे हैं, उसमें यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता था जो घायलों को मतलब पट्टी उट्टी करने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। जो अमोनिया होता है दोस्तों, अमोनिया जो है आपको जो घर में रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, प्रशीतक वगैरह होता है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। एसीटोन नाखून पालिश या अपसारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव और मरहम पट्टी के रूप में किया जाता है। और अमोनिया कहाँ किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमस मृदा संरचना का, ह्यूमस का उदाहरण है किसका, मृदा संरचना का, किसलाइट का, जैविकोलाइट का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये जैविकोलाइट का है। जैविकोलाइट का मतलब ये हो गया, जैसे जो जीव जंतु मर जाते हैं उनके जो अवशेष होते हैं, उनको जो विखंडित अवशेष होते हैं, उसी को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, फिनाल से, इनिलीन से, कांगोरेट से, या फिर इयोसिन से। दोस्तों ये जो बनाया जाता है इयोसिन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, इयोसिन से। आगे है, पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आपने बार बार पूछा, एथिलीन मतलब एथिलीन जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपसे कुछ विविध संबंधी जो प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, केमिस्ट्री में विविध टाइप का है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड मुख्यतः स्रोत है किसके, सड़े हुए वनस्पति पशु पदार्थों के, ऑटोमोबाइल के, तेल रिफाइनरी के, या ताप विद्युत संयंत्रों के। दोस्तों ये जो सड़े हुए वनस्पति वगैरह होते हैं, इनके हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रदूषक होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2S है। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों, दुर्गंध वाली गैसों से है, जहरीले संरक्षक और ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में की मात्रा बढ़ाने पर अत्यधिक उपयोगी होती है, सल्फर। ठीक है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, सल्फर पौधे के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। सरसों के उत्पादन में सब उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोग होती है। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से गैसों में कौन सा युग्म गोताखात सांस लेने में प्रयोग किया, कौन सा दोस्तों, उसमें हाइड्रो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। कौन सा, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं, अन्य गैसों का नहीं होता, ध्यान देना, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया आपसे प्रश्न। ठीक है, आगे चलिए, फिर इस कॉलम में आइएगा क्या है। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में किया जाता है, बताइए। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड। दोस्तों ये इसमें होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4, या जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठोस अशुद्धियों या शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं उपयोगी होती, कौन सा नहीं होती, क्या है, नहीं होती। आसवन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, उपयुक्त में सभी। इसमें ये ध्यान देना, आसवन, आसवन जो विधि होता है दोस्तों, इसको जो पेट्रोल वगैरह जो होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट पे लाके, जो इसे डिस्टिलेशन पॉइंट कहते हैं, उस पे लाके अलग किया जाता है। ठीक है, यानी ये लिक्विड के लिए है, ना कि ठोस के लिए। ठीक है, ऊर्ध्वपातन ठोस के लिए, जिसमें ऊर्ध्वपातन क्या, जैसे आपका कपूर, कपूर जो है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन के, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ऊर्ध्वपातन के सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। आसवन, जिसे डिस्टिलेशन की प्रक्रिया कहते हैं, का उपयोग तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के लिए शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, जौ के अंकुरित बीजों का किण्वन से बनते हैं। कौन सा शराब बनता है दोस्तों, इसमें बताइएगा। जौ से दोस्तों बियर बनती है, क्या बनती है, बियर। ठीक है, बोट का राइम वन नहीं, क्या, बियर बनती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो गया है। अब कुछ ये वन लाइनर फैक्ट है, इसको हम PDF के रूप में आपके अपने चैनल पर डाल देंगे, आप इसे देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।